हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के थर्ड लेक्चर में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट, सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्टिव दिया गया है, हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है मैक्स z इक्वल टू 6x प्लस 11y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट गिवन है 2x प्लस वाई लेस आर इक्वल 104 और सेकेंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया गया है x प्लस 2y लेस आर इक्वल टू 76 एंड x कॉमा वाई ग्रेटर आर इक्वल 0। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन गिवन है। हमें सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गिवन प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में। वो कैसे करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स z नहीं है तो मैक्स z कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स z है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लिखेंगे मैक्स z इक्वल टू 6x प्लस 11y। अब हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट पहला है, देखो 2x प्लस वाई, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई। यहाँ पे लेस आर इक्वल है तो स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, तो हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर लिया, प्लस s1 इक्वल टू 104। सेकेंड जो है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x प्लस 2y, तो लिख दिया यहाँ पे x प्लस 2y। यहाँ भी लेस आर इक्वल है तो स्लैक वेरिएबल यूज़ होगा इसमें, तो प्लस s2 इक्वल टू 76 एंड x कॉमा वाई कॉमा s1 कॉमा s2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जहाँ पे x y ये नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं और s1 और s2 ये बेसिक वेरिएबल कहे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम अब ये हमारा जो पूरा कंप्लीट यो स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हो गया। सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करने से पहले गिवन प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब अब हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अगर इसी इक्वेशन को प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैट्रिक्स फॉर्म होता है स्टूडेंट x इक्वल टू बी, जहाँ पे a एक मैट्रिक्स होता है, x भी एक मैट्रिक्स होता है, b भी एक मैट्रिक्स होता है। तो x वाले मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है इसके लेफ्ट साइड के कोफिशिएंट, बहुत ध्यान से देखिए, x का क्या है 2, y का 1, s1 का 1, s2 नहीं है तो उसका 0, तो हमारा हो जाएगा 2 1 1 0। सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट लिखेंगे, लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड का, x का 1 है तो 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट 2 है 2 लिख दिया, s1 इसमें नहीं है तो 0 लिख दिया, s2 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। और x मैट्रिक्स के प्लेस पर हम जो हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल है वो सारे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है x y और s1 s2 एंड इक्वल टू b वाले मैट्रिक्स में राइट साइड ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट क्या है 104 और 76। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में, ये प्रॉब्लम हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहा जाता है तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। तो आइए हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल 1, सिंप्लेक्स टेबल नंबर 1, आइए टेबल नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स टेबल 1 कैसे बनाएंगे आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे। देखो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ कॉलम। पहले कॉलम में सीजे लिखेंगे जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे इसे यहाँ पे हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं।
लिखते हैं, और लास्ट में रेशियो लिखेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जितने भी हमारे जो है नॉन बेसिक और बेसिक वेरिएबल्स हैं। और स्टूडेंट एक चीज़ और ध्यान रखेंगे हम, आइए देखते हैं कि जब हम ये चीज़ जो है कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैक्स जेड के सामने हम जो सिलेक्ट वेरिएबल यूज़ करा है जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करेंगे, तो प्लस 0s1 प्लस 0s2। ठीक है स्टूडेंट, ये हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आइए टेबल नंबर 1 में देखते हैं। टेबल नंबर 1 में देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वेरिएबल हैं, x है, y है, s1 है, s2 है, और इसके कोफिशिएंट भी उसमें से देख लेंगे। x का कोफिशिएंट 6 था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्स z में y का कोफिशिएंट 11 है, s1 का कोफिशिएंट 0 है, s2 का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में जो हमने बेसिक वेरिएबल ऐड करा है, देखो दो वेरिएबल ऐड करा है, एक s1 ऐड करा है और एक s2 ऐड करा है, तो यहाँ लिख देंगे s1 और s2। पहले वाले इक्वेशन से स्टूडेंट देखो, पहले वाले इक्वेशन से s1 लेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन से s2 लेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट जो हम xb में लिखते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन का राइट साइड 104 और सेकेंड का राइट साइड 76। ठीक है, और कोफिशिएंट यहाँ पे cj में लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 0 है, y और x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ लिख दिया 0 और 0। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है हमें, फर्स्ट रो में पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिया, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, x1 का कोफिशिएंट s1 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, s2 नहीं है तो उसके नीचे 0 लिख दिया। सेकेंड रो में आएंगे, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट 2 है 2 लिख दिया, s1 नहीं है यहाँ पे तो s1 के नीचे 0 लिख दिया, s2 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आइए अब आगे बात करते हैं, टेबल फर्स्ट के आगे के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। नीचे लिख देंगे स्टूडेंट ZJ और यहाँ लिखेंगे डेल्टा J। डेल्टा J का फॉर्मूला होता है ZJ माइनस CJ। अब ZJ निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट CJ मल्टीप्लाइड बाई XB, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 104 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 76, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अगले इक्वेशन में CJ और x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 लिख दिया। अगले कॉलम का 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अगले का 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अगले कॉलम का 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये सारा ZJ 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास बेसिक वेरिएबल के सारे बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो ZJ यहाँ पे 0 ही आएगा। अब हमें डेल्टा Z निकालना है, डेल्टा J निकालना है। डेल्टा J का फॉर्मूला होता है ZJ माइनस CJ, तो 0 माइनस 6 आ जाएगा -6, 0 माइनस 11 आ जाएगा -11, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया। अब हम ZJ में देखेंगे सबसे मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या है। सबसे मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू -11 है, तो 11 से हम क्या करेंगे, इन करेंगे तो इसे हम सर्कल कर लेंगे, इसे बोलते हैं इनकमिंग कॉलम या इनकमिंग वेक्टर, या इसे बोलते हैं की कॉलम, की कॉलम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें रेशियो निकालना है स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो का फॉर्मूला होता है XB डिवाइड बाई की वैल्यू। XB क्या है, 104 डिवाइड बाई 1, तो 104 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा, 104। अगला 76 डिवाइड बाई 2, 76 डिवाइड बाई 2 आ गया 38। इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, निगेटिव को छोड़ के जो मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ से हम आउट करेंगे, यहाँ से आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा। आउट गोइंग वेक्टर हो गया तो इसे हमने सर्कल कर लिया। कहने मतलब ये रो क्या हो जाएगा, अगले कॉलम में आउट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टेबल
सेकंड की, टेबल सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। टेबल सेकंड में फिर वही कॉलम बनाएंगे, पहले में सीजे लिखेंगे, अगले में बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, अगले में एक्स बी लिखेंगे और लास्ट में रेशियो लिखेंगे, ऊपर सीजे लिखेंगे। अब हमारे पास ध्यान से देखिए x2 जो बेसिक वेरिएबल है वो आउट हो रहा है, इसके प्लेस पर इन हो रहा है y, तो यहाँ पे लिख दिया y, s1 अपनी जगह पे रहेगा, s1 का कोफिशिएंट 0 है, 0 लिख दिया, y का कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट 11 है, 11 लिख दिया। अब सबसे पहले जो हमारा आउट गोइंग रो है, वेक्टर है, पहले उसे फिल करते हैं। उसको करने का तरीका क्या है, जो हमारा आउट गोइंग रो का की कॉलम का वैल्यू है 2 से पूरे रो में डिवाइड करेंगे, तो 76 डिवाइड बाई 2 38 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 1/2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 1/2 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये R1 प्लेस को फिल करना है। R1 प्लेस को फिल करने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, R1 को फिल करने का फॉर्मूला होता है टेबल 2 में R1 इक्वल टू R1 माइनस, अब हम बैक में जाइए, आप पहले वाले टेबल में जाइए, पहले वाले टेबल में देखिए R1 का y वाले का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 इंटू R2 न्यू टेबल का, n मतलब न्यू टेबल का, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम R1 को कॉपी करेंगे, R1 का पहले कॉलम में R1 का कोफिशिएंट क्या है 1 0 4 2 1 1 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 0 4 2 1 1 0। और अब हमें क्या करना है, -1 R2 न्यू वाले टेबल का, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो न्यू टेबल का जो हमारा ये आया है इसे हम कॉपी कर लेंगे R2 का 38 हाफ 1 0 हाफ, 38 हाफ 1 0 हाफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस था तो माइनस करेंगे तो सबका यहाँ पे नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा। 104 में 38 माइनस करेंगे 66 आएगा, 2 में माइनस हाफ करेंगे 3/2 आएगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में 0 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 में माइनस हाफ करेंगे तो माइनस हाफ आएगा, आ गया 66 3/2 0 1 -1/2। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट, टेबल सेकंड में लिख दिया 66 3/2 0 1 -1/2। अब हमें फाइंड करना है ZJ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ZJ का फॉर्मूला होता है CJ मल्टीप्लाइड बाई, अब सब में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, CJ इंटू XB, तो 0 इंटू 66 0 आ जाएगा, और 11 का करेंगे 38 में, तो 11 8 जा 88 8 कैरी, 11 3 जा 33 और 33 और 8 40, 33 और 8 41 418 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे करेंगे 0 का मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 11/2 आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 1 तो 11 आ जाएगा, 0 इंटू 1 0, 11 इंटू 0 0 तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू हाफ माइनस हाफ 0 आ जाएगा, 11 इंटू हाफ 11/2 आ जाएगा। अब ZJ फाइंड करना है, ZJ का फॉर्मूला होता है डेल्टा J फाइंड करेंगे, डेल्टा J का फॉर्मूला होता है ZJ माइनस CJ, डेल्टा Z का फॉर्मूला होता है ZJ माइनस CJ। 11/2 माइनस 6 माइनस हाफ आ जाएगा, 11 माइनस 11 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 11/2 माइनस 0 11/2 आ जाएगा। अभी इसमें देखो नॉन नेगेटिव टर्म एक है, जब सारे नेगेटिव टर्म, एक भी नेगेटिव टर्म नहीं होगा वहीं हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन अभी हमारा नॉन नेगेटिव टर्म एक है हाफ, तो यहाँ से हम इन करेंगे तो ये हो जाएगा की कॉलम हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालेंगे, रेशियो का फार्मूला होता है XB डिवाइड बाई की कॉलम, तो 66 डिवाइड बाई 3/2, 66 डिवाइड बाई 3/2 अपोजिट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 आ जाएगा, 38 डिवाइड बाई हाफ तो अपोजिट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 76 आ जाएगा। इसमें मिनिमम कौन सा है 44, तो 44 से आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर, तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे स्टूडेंट, इसको सर्कल कर लिया।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आएंगे टेबल थर्ड में। अब टेबल थर्ड की बात करेंगे स्टूडेंट, आपके सामने टेबल थर्ड दिख रहा होगा। सबसे पहले वही लिखेंगे, CJ लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, XB लिखेंगे, XY, X1, S2 रेशियो ये सारा लिखेंगे। X के ऊपर उसका कोफिशिएंट 6, 11, 0, 0। अब देखो हमारा क्या है, इन हो रहा है X, आउट हो रहा है देखो X1, तो X1 की जगह बेसिक वेरिएबल में X आ जाएगा और Y अभी चल ही रहा है तो Y अपनी जगह रहेगा। X का कोफिशिएंट है 6 तो 6 लिख दिया CJ में, Y का कोफिशिएंट 11 है तो 11 लिख दिया। अब सबसे पहले जो हमारा आउट गोइंग रो है इसे हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, इसके की एलिमेंट से डिवाइड करके। कहने का मतलब हर एलिमेंट में 3/2 से डिवाइड करेंगे, तो 66 में 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा। 3/2 में 3/2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 0 में 3/2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 1 में 3/2 से डिवाइड करेंगे 2/3 आ जाएगा। -½ में 2/3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अब हमें R2 निकालना है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट टेबल थर्ड में। R2 = R2 माइनस, अब जो R2 का इसके प्रीवियस टेबल में जो कोफिशिएंट है, इन कौन सा हो रहा है, की कॉलम में क्या कोफिशिएंट है, हाफ, तो हाफ के साथ R1 न्यू टेबल का। ठीक है, अब देखो R2 को पहले कॉपी करेंगे। R2 हमारा देखो यहाँ पे है 38 हाफ 1 0 हाफ, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट देखो 38 हाफ 1 0 हाफ। अब हमें क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके करना है R1 न्यू टेबल में। R1 का न्यू टेबल क्या आया था, 16 नहीं आया था, 44 1 0 2/3 -1/3। सब में हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब हाफ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, 44 में हाफ से हाफ मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। 1 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ आ जाएगा। 0 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2/3 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और -1/3 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। माइनस करेंगे तो सबका माइनस का साइन, सबका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो 38 में 22 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाफ में हाफ माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 0 -1/3 1 -1/3 आ जाएगा। हाफ प्लस 1/6 ऐड करेंगे 2/3 आ जाएगा। तो हमने R2 में लिख दिया स्टूडेंट 16 0 1 -1/2 2/3। अब हमें निकालना है ZJ कैसे निकालेंगे, CJ मल्टीप्लाइड बाई XB। 6 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ जाएगा 440। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो 6 + 0 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 0 + 11 11 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 तो ये आ जाएगा 4 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 तो -11/3। तो जब हम स्टूडेंट 4 में 11 4 में देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 यह हमने सॉल्व करा है। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो ये हो जाएगा 12/3 -11/3। तो 12 में से 11 गया 1/3, तो आ गया 1/3 तो लिख दिया 1/3। अगले में 6 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो ये हो जाएगा -6/3 प्लस 11 2 जा 22/3, तो 3 हो जाएगा। 22 में 6 जाएगा 16/3, तो हमारा आ गया 16/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालेंगे डेल्टा जे। डेल्टा जे का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है, ZJ माइनस CJ। क्या होता है स्टूडेंट, ZJ माइनस CJ। तो 6 - 6 0, 11 - 11 0, 1/3 - 0, 1/3 - 0, तो 1/3, 16/3 -0 16/3। अब देखो यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा जे या तो 0 है या तो 0 से ग्रेटर है। यहीं पे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे जब कोई नेगेटिव टर्म नहीं बचेगा तो हमारा वहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब हमें नेक्स्ट टेबल बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ मिल चुका है, हैंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज हो जाएगा मैक्स z इक्वल टू क्या आया है यहाँ पे 440 आया है, 440
x की वैल्यू आया है 44, y की वैल्यू है 16, x इक्वल टू 44, y इक्वल टू 16। ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको एक होमवर्क देंगे जिसे आपको करना है। ठीक है, आइए होमवर्क पे चलते हैं स्टूडेंट। ये है होमवर्क, आपके सामने दिख रहा होगा होमवर्क। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। 3 होमवर्क्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4। इन 3 क्वेश्चंस को मैक्सिमाइजेशन मेथड से सॉल्व करिएगा, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करके, और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसका आंसर क्या आया। तो स्टूडेंट, आज हमने सिंप्लेक्स मेथड के 3rd लेक्चर में बात करा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, और हमने एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व किया और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लेक्स मेथड लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।